हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर में मजे ले रहे हो? बस हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? स्टडी के कंपैरिजन में, स्टडी के रिगार्डिंग कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, चैप्टर्स को कैसे डील करना है तुम्हें, सिलेबस कैसे खत्म करना है अपना, ठीक है? तो वो चीजें देखो कैसे हैं। जैसे पहला मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैप्टर का। जो चैप्टर चलेगा वो इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा, ठीक है? आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ सारी इंट्रोडक्शन होगी इस चैप्टर का। कोई भी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं होने वाला क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा है, ठीक है? और ये चैप्टर भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसी को हम आज थोड़ा सा खत्म करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो, दैट मीन्स व्हाट, चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। जैसे चार्ज अगर मूव नहीं करता, ठीक है, चार्ज अगर मूव नहीं करता तो हम कहते हैं दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चैप्टर है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को हम मिला के ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को मिला के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इस चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने नाम लिख दिया तो हाँ ये लेकिन मतलब जैसे फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैट्स कहेंगे। तो पहले और दूसरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर एक चार्ज है, ठीक है, इस सरफेस पे अगर ये चार्ज है और ये चार्ज मूव नहीं कर रहा, अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहा और ये इस पे रेस्ट में है, किस पे है ये? रेस्ट में है ये चार्ज, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज एट रेस्ट, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। उसी की स्टडी हम करेंगे, ठीक है? जैसे उस पर पोटेंशियल कितना होगा जो आगे के चैप्टर में है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देता है वो, ठीक है, कितना फोर्स लगाता है वो, कैसे मूव करता है वो, ठीक है? तो वो सारी चीजें हम पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बात होती है चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैट्स। सबसे पहली बात, ये एक बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर का मतलब कि अगर आपने इस चैप्टर में चीजें अगर ढंग से नहीं करी, अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। क्या? आगे के चैप्टर को समझने में दिक्कत जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देता हूँ इस चैप्टर का, सॉरी आगे जो आप पढ़ोगे उसका इंट्रोडक्शन में देता हूँ। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, इसको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थर्ड जो चैप्टर होता है, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जितना मैंने अभी तक तुम्हें बताया, अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर करंट। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे करंट। करंट का मतलब अगर ये चार्ज रेस्ट पोजीशन से, अगर ये चार्ज रेस्ट पोजीशन से मूव करने लग जाए इस तरफ, अगर ये चार्ज रेस्ट पोजीशन से मूव करने लग जाए इस तरफ, तो इसके पास एक फ्लो आएगा, इसकी एक धारा होगी। धारा मीन्स व्हाट? करंट। करंट को ही हम धारा कहते हैं। करंट मीन्स एक फ्लो को हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में पता ही होगा, इतनी तो इंग्लिश नहीं आती तुम्हें, पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? करंट को, सॉरी धारा को करंट कहते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है आगे,
ठीक है। तो यहाँ पर करंट पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर भी इससे रिलेटेड है, ये दोनों चैप्टर पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। फोर्थ चैप्टर आ जाता है। फिर फोर्थ चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, जो ये करंट चल रहा है एक वायर के अंदर, अगर ये करंट चल रहा है, ठीक है, अगर एक वायर के अंदर अगर ये करंट चल रहा है तो उस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 में। फिर चैप्टर 5 भी मैग्नेटिज्म के ऊपर ही आ जाता है। चैप्टर 6 भी बेसिकली मैग्नेटिज्म और करंट दोनों के ऊपर आता है। और चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 7 में होता है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। जो भी आपने पढ़ा करंट का आपने एक बिहेवियर पढ़ा है अभी तक, 3rd चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर तक, कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो पढ़ोगे आप 6 चैप्टर तक। और 7 चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है, 7 चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है एसी करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, वो कि वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देता है। मतलब कैसे कि अगर करंट इधर से आ रहा है और नेक्स्ट टाइम अगले सेकंड में उधर से आएगा, फिर इधर से निकला है तो उधर से, मतलब क्या कि करंट अगर एक बार इधर से ऐसे निकलता है तो अगले सेकंड को ऐसे करके इधर से ऐसे निकलता है, उसको हम कहते हैं क्या, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 आता है ईएम वेव। चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता ही होगा तुम्हें अब तक, तो मैंने बता भी दिया था, और नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, 11th क्लास में तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा एक चैप्टर में, और नहीं पढ़ा जिस बच्चे ने, मैं यहाँ पर रिपीट कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पढ़ लिया, चैप्टर 1 में। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कहाँ पढ़ लिया, चैप्टर 4 में। तब आप एक चैप्टर को ढंग से कर पाओ। ठीक है, मेरा बेसिक मतलब क्या है कहने का, कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बीच में से कोई सा भी कुछ भी नहीं तुम ये बीच में से आओ और हाँ ये हलवा पड़ा हुआ और ये हलवा तुमने खा लिया, ये तो अब हालत भी वैसी हो जाएगी जो तुम खाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देना, ध्यान से देखना कि इस चीज पे ध्यान देना कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब पे फोकस करते हुए चलना, नहीं तो तुम्हारा कभी नहीं कुछ हो सकता अगर तुमने चैप्टर को बीच में से स्किप करा या फिर ढंग से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं बेसिकली ये बताता हूँ, हर बच्चे को मैं ये बताता हूँ, खासकर 12th में, 11th वाले, 11th में ऐसा नहीं होता था। 11th में तुम क्या पढ़ते थे पहले, 11th क्लास में 11th क्लास में तुमने अब तक जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते थे। ठीक है, 11th क्लास में जो हम पढ़ते थे पहले, इलेक्ट्रोस्टैट्स तो हमने कभी सुना भी नहीं, ना हमने कभी इस चीज के बारे में पढ़ा था। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, कोई बच्चा है, कोई बच्चा गिर गया छत से, ठीक है, या फिर कोई बच्चा पार्क में खेल रहा है, वो गिर गया, चला गया कहीं, या फिर कहीं गाड़ी चला रहा है, वो बाइक चला रहा है वो। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि बेसिकली कोई भी ऐसा मोशन जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, कोई किसी ने कोई पत्थर नीचे गिराया, आप देख सकते हो इसने पत्थर नीचे गिराया, और किसी के सर पे गिर गया, वो देख सकते हो कि यहाँ पे इसके सर पे गिरा। ये सारे फिजिकल मोशन थे, ये तुम्हें दिख रही है चीजें। ठीक है, और ये ऑब्जर्व कर सकते हो तुम इन चीजों को। तो हमने 11th क्लास में वही पढ़ा था। 11th क्लास की फिजिक्स को कहते हैं क्लासिक फिजिक्स, क्लासिक फिजिक्स कहते हैं, और 12th क्लास की फिजिक्स को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिक फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिक फिजिक्स में डिफरेंस क्या है, which deals with the object which can be seen
एंड मॉडर्न फिजिक्स इज व्हाट विच डील्स विद द माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके साथ डील करती है चीजें। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, रेडियो वेव्स, ये सारी चीजें अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल डिफरेंट है। 11th को 12th से कंपेयर करोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें कि 11th और 12th में बहुत फर्क है। 11th में अगर बच्चा दिन से पढ़ता भी नहीं है तो 12th में उसे बिल्कुल अलग कंटेंट मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो हम ध्यान से हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि बेसिकली 12th क्लास के फिजिक्स है क्या और तुम्हें करना क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम्हें समझा चुका हूँ क्या होता है। फिर हम बात कर देते हैं यहाँ पर टॉपिक। क्वेश्चन आता है सबसे पहले, चार्ज की मैंने बात करी थी अभी। चार्ज क्या होता है और चार्ज को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हाट इज चार्ज, it is intrinsic property, it is intrinsic property of elementary particle which gives rise to electric forces between various forces, which gives rise to electric forces between various forces is called चार्ज। मतलब हम उसे कहते क्या है, चार्ज कहते हैं। बेसिक सी चीज है, स्टार्टिंग, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो। किसी बच्चे ने अगर कभी देखा भी नहीं होगा तो भी देखेगा तो समझ में आ जाएगा उसे कि हाँ मैंने यहाँ पर बताया क्या है। चार्ज होता है ये, चार्ज को हम अगर सिंबल दें, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चार्ज को, क्यू से कर सकते हो आप, कैपिटल क्यू से कर सकते हो। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। कूलॉम, और उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 कूलम चार्ज हो गया, माइनस 20 कूलम चार्ज हो गया, 8 कूलम चार्ज हो गया, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ। अब हम बात कर देते हैं यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला की। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला निकालोगे कैसे, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला बताओ। ये फार्मूला याद है, 10th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है। Q is equals to IT, ये फॉर्मूला याद है, 10th क्लास के अंदर तुमने कहीं करंट में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला है, नहीं पढ़ा तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, आगे भी यूज होता है ये फॉर्मूला, आगे यूज होगा, ठीक है। Q करंट के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं एम्पियर, टाइम के लिए हम लिखते हैं T, फॉर्मूला आ जाएगा डायमेंशन AT। Q is equals to AT। Q क्या है, डायमेंशन फार्मूला, सॉरी AT क्या है, डायमेंशन फार्मूला किसका, चार्ज का। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी फार्मूले के अंदर सबसे पहले अगर चार्ज आता है और उसका डायमेंशन आप निकालना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया क्या। इतना समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लेना, और नोट्स की PDF तुम्हें मिल जाएंगी, नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। और मोस्ट आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, याद रहेगा, बेसिक हम ये कहते हैं हमेशा से,
ठीक है। नोट्स में अगर मैं देखता भी तो नोट्स को अपनी कॉपी में रीराइट कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि पीडीएफ ही देख देख के पढ़ते रहो तो कभी ध्यान नहीं रहती, फ़ोन में तो कभी कोई चीज़ पढ़ी नहीं जाती कभी, ठीक है। सर में दर्द हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। इसको मैं रख कर रहा हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट एक चीज और, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज मूव करता है किसकी वजह से करता है? दूसरे चार्ज की वजह से। अगर मैं बात कर देता हूँ, ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के बाहर यहाँ पर, 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 क्या मैं जाऊंगा तो मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा? ये नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज तो चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। एक मैग्नेट दूसरे को रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। ये मुझे तो नहीं करेगा क्योंकि मैं तो इसकी बिरादरी का भी नहीं हूँ, ना तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर देते हैं कि एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मेरे ऊपर अट्रैक्शन कोई और लगाएगी चीज, मतलब, और इसके ऊपर कोई और लगाएगा, जो नॉर्मल सी बात होती है। प्लस चार्ज है, प्लस के ऊपर नेगेटिव लगा सकता है और एज वेल एज पॉजिटिव लगा सकता है, और ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। ये इस पे लगा सकता है, ये इस पे लगा सकता है, ये इस पे लगा सकता है और ये इस पे लगा सकता है। हर किसी की एक बाउंड्री होती है। जितना ज्यादा दूर जाओगे इस चार्ज से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। जैसे एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, जैसे आपका घर जहाँ पर भी है, ठीक है, चारों तरफ एक बाउंड्री होगी। नॉर्मल सी बात है कि हाँ, इस बाउंड्री तक आपका दबदबा है, ठीक है, आपकी बातें सुनी जाती हैं। कोई नॉर्मल गांव में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन किसी भी गांव से अगर बाहर जाते हो तो आपका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका रीजन खत्म हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो वैसे इनके साथ मान लो, दूर जाओगे तो फोर्स कम होगा और पास आओगे तो फोर्स ज्यादा होगा। देखो, सबसे पहले बात, अब चार्ज पे हम आते हैं दोबारा से, ठीक है। ये मैंने इंट्रो दिया है, हम देखो स्टोरी सुनते हैं, इस स्टोरी पे ध्यान देना और तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये चार्ज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बना कैसे? किसी ने तो बनाया होगा, ऊपर से पैदा तो नहीं हुआ नाम लेके, ठीक है, तो बनाया होगा किसी ने, नाम भी दिया होगा किसी ने, तो वो कैसे आएगा सबसे पहले, ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट्स, चार्ज एट रेस्ट पे चार्जेस थे, उनके ऊपर स्टडी करी, ठीक है, काफ़ी स्टडी करी और एक्सपेरिमेंट करे। एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट बार बार बोला भी जाता है कभी कभी, जैसे उन्होंने काइट का एग्जाम्पल लिया था, काइट को यूज़ किया था कैसे कि एक पतंग, ठीक है, पतंग लेके उन्होंने पतंग उड़ाई, बोलते हैं पतंग उड़ाई, और पतंग की जो क्या कहते हैं उसको, रस्सी जो होती है, रस्सी में शायद कोई मेटल की वायर, थिन वायर बांधी होगी, ठीक है। तो उन्होंने ओवरऑल में एक्सपेरिमेंट बताता हूँ एक्चुअली था क्या, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे उन्होंने पतंग उड़ाई तो जैसे वो पतंग बादलों के पास पहुंची, बादलों के अंदर पहुंची, ठीक है, तो एक स्टैटिक चार्ज आया और वो कम था चार्ज, वो शॉक जो भी लगा, ठीक है, बेंजामिन के हाथ में लगा, एज इट इज कैसे भी लगा, जैसे भी सरफेस पे ट्रैवल करके आया हो, कैसे भी आया हो, सरफेस पे हाथ पे जो शॉक लगा वो कम था। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा करा, एक मेटल की हो गई या फिर कोई भी मेटल का सामान बिल्कुल लाइट वेट पतंग के ऊपर उन्होंने बांधा, फिर दोबारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, दोबारा उन्होंने पतंग उड़ाई, तो ये भी देखा गया कि शॉक उनको लगा तो उनको ज़्यादा शॉक लगा, ठीक है, ज़्यादा शॉक लगा। इसका मतलब क्या हो, कैसे लगा? बादलों में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ठीक है, मतलब बादलों में एक स्टैटिक चार्ज होता है, और सबसे पहले स्टैटिक चार्ज, ठीक है, थंडरस्टॉर्म में ही देखा गया था।
थंडरस्टॉर्म को ही देखा गया था कि हाँ बादलों में करंट तो फ्लो करता नहीं है। अगर वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में चार्ज कलेक्ट हो जाए तो वो लीक हो जाता है, ठीक है। लीक हो जाता है और लीक होने के बाद हमेशा वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पर उसे न्यूट्रल मिले, नल हो जाए, खत्म हो जाए। अनस्टेबिलिटी कोई नहीं चाहता। इसीलिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और अगर बिजली अगर गिरती है, ठीक है, तो वो बिजली डायरेक्ट जमीन में नहीं जाएगी, वो मेरे थ्रू जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं एज मच मोर कंडक्टिव एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, हवा से मैं ज़्यादा कंडक्टिव, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड है, बोन्स हैं, जिनके अंदर आयंस भी हैं, ठीक है। और तब अगर मैंने यहाँ पर बगल में एक रॉड रखी मेटल की, तो क्या होगा, उस रॉड के अंदर से जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रॉड है, वो मेटल की रॉड है, वो एज अ मच कंडक्टर, वो ज़्यादा कंडक्टिव है एज कम्पेयर टू माई बॉडी या फिर एनी अदर ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर वो ज़्यादा कंडक्टिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर, इसलिए वो रॉड के थ्रू जाएगी। तो स्टैटिक चार्ज मीन्स व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट की थंडरस्टॉर्म में सबसे पहले देखा था, और फिर बेंजामिन ने उस चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। अब देखो आगे कैसे बढ़ेगी स्टोरी। फिर साइंटिस्ट आए, बेंजामिन ने देख लिया कि हाँ स्टैटिक चार्ज होता है। फिर देखो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उसने एक ग्लास रॉड ली, बेंजामिन की स्टोरी खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर टॉपिक में आते हैं। एक साइंटिस्ट ने एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को लेके उसने रब करा, रब करने के बाद उसने कागज के जो पीसेस होते हैं उसको लिए उसने, और उसने टच कराया। ऐसे टच नहीं मतलब पास लेके गया, तो जो कागज के जो पीसेस थे वो क्या हो रहे थे, उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो उसे ये समझ में आया कि हाँ अट्रैक्टिव होते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने क्या करा, एक जगह दूसरा साइंटिस्ट था, ये यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक दूसरी जगह दूसरा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने एक प्लास्टिक रॉड लिया और प्लास्टिक रॉड के साथ उसने क्या करा कि रब करा, और कागज के जो पीसेस होते हैं उनको दोबारा उसने करा, तो वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे। उसने भी ये सोचा कि यार ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और वो भी अट्रैक्ट कर रहा है कागज के पीसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन थोड़ा लेने में दिक्कत हो रही थी कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या अट्रैक्टिव ही होते हैं क्या। फिर इसने क्या करा, अगेन ग्लास रॉड, यहाँ पर प्लास्टिक रॉड, इस साइंटिस्ट ने क्या करा, एक ग्लास रॉड को इसके पास लेके गया, चार्ज करने के बाद एक दूसरे ग्लास रॉड को उसके पास लेके गया, वो ग्लास रॉड। क्या देखा उसने ये ऑब्जर्व करा कि ये रिपेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये दोनों रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि इस वाले के पास भी वही चार्ज है जो इसके पास है। एक कंक्लूजन यहां से उन्होंने निकाल दिया कि सेम चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस रिपेल, छोटा सा पॉइंट है। और क्या हुआ कि इसने ये कंक्लूजन करा, और वहां पर भी प्लास्टिक रॉड, फिर ग्लास रॉड के बाद जो प्लास्टिक रॉड वाला साइंटिस्ट था जिसने प्लास्टिक रॉड यूज करा, प्लास्टिक रॉड, ये प्लास्टिक रॉड है, लेकिन जब प्लास्टिक को अगर वो लेके चलता है तो रिपेल होता है, सेम यही चीज हो जाएगी,
ठीक है। फिर ये दोनों साइंटिस्ट आपस में मिले और इन्होंने ग्लास और प्लास्टिक को एक दूसरे के पास लेके आए वो चार्ज करने के बाद। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जब ग्लास और प्लास्टिक को पास में लेके आए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब ग्लास के पास जो चार्ज है वो प्लास्टिक के पास तो नहीं होता। अगर अगर होता दोनों के पास अगर सेम चार्ज होता तो ऐसा बिहेवियर दिखाता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ऐसा बिहेवियर दिखाता, ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अनलाइक, इनको लाइक कहते हैं, ठीक है, इसको लाइक कहते हैं। मैं इसको अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अभी तक हमने यहाँ तक भी नहीं पहुंचे कि चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे आया है। यहाँ तक हमें पता लगा कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन दिखाते हैं, कंक्लूजन भी देता है हमें। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिला कि लाइक चार्जेस repels and unlike charges attract, ठीक है। बस ये कंक्लूजन निकला, इससे बस इतना ही इसका यूज था, ठीक है, ये करने का। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर रिपेल हो रहे हैं, तो ये किस तरह का, नहीं, इनका नाम क्या रखें। इनका नाम फिर बेंजामिन प्लस और माइनस रखा गया, इनका नाम प्लस और माइनस। अब बात हो जाती है कि ये कैसे नाम है, अजीब से नाम, प्लस और माइनस ही क्यों रखा है इनका नाम, और क्यों नहीं रखा, ठीक है। और कुछ भी तो रख सकते थे इसका नाम, लेकिन प्लस और माइनस ही क्यों रखा। देखो इसका भी रीजन था, प्लस और माइनस रखने का रीजन क्या था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही प्लस और माइनस रखा था, ठीक है। और क्यों रखा था, अब मैं ये बताता हूँ क्यों रखा था। देखो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हमने इनको ऐसे करके अगर मैं प्लास्टिक को लेके जाता हूँ पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, कागज के जो पीसेस थे वो अट्रैक्ट कर रहा था, ग्लास को लेके जाता हूँ वो अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन हमने क्या करा, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को टच करा दिया, मिला दिया, और हमने देखा कि और ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे हमने करा तो ये ना पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ये कागज के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। फिर हमने देखा क्या दिक्कत होगी, ग्लास को अलग करा, प्लास्टिक को अलग करा, फिर हमने करा, फिर भी नहीं कर रहा, ग्लास को लगाया, ग्लास भी नहीं कर रहा, प्लास्टिक भी नहीं कर रहा, मिलके भी नहीं कर रहे थे ये दोनों अट्रैक्ट। एक रिजल्ट बनता है फिर इससे, जैसे ही हमने ग्लास और प्लास्टिक को टच करा दिया, मिला दिया, तो वहां पर जो रिजल्ट बनना था चार्जेस का वो जीरो बन गया। और जीरो बनने का मतलब ये है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मिलने के बाद वो जीरो बन जाए, ठीक है, कोई भी चीज नहीं है। जैसे कोई भी चीज ऐसी दो बताओ जो मिलने के बाद जीरो बन जाती है, नहीं हो सकती, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसे नहीं हो सकती, H2 और O2 पानी मिला, पानी मिलेगा, H2O2 क्या मिलेगा, पानी मिल गया, RO का, ठीक है। अब यहाँ पर H2O है, ये वाटर कहते हैं इसको, ठीक है, पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लास्टिक रॉड की और इन दोनों की, तो ये भी कुछ रिजल्ट जीरो दे रहा था। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये मैथ्स के रूल को फॉलो करें। कैसे, -2 + 2 क्या आएगा, 0, -3 + 3 क्या आएगा, 0। मैथ्स
मैथ्स के अंदर ये चीज़ अगर अपने रिजल्ट को मिक्स होने के बाद अगर 0 बनाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर चार्जेस के नाम पॉजिटिव और नेगेटिव लिए थे, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा फैक्टर चाहिए था जो मिलने के बाद 0 हो जाए, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस सेम रिजल्ट के बाद 0 हो जाता है। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर हमने अब तक हमने क्या करा कि प्लस और माइनस कैसे आए, सेम रिजल्ट, इट फॉलो मैथमेटिकल एडिशन, ठीक है। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग देखा और ये एग्जाम में तो आया नहीं, लेकिन एंट्रेंस में एक बार उन्होंने पूछ लिया होगा, ठीक है, एंट्रेंस में पूछा था इस चीज को, ठीक है, कि y प्लस एंड माइनस आर गिवन टू द चार्जेस, ठीक है, प्लस और माइनस ही हमने चार्जेस को क्यों दिए। तो ये अब तक ना बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने अब तक दिया, इसको एक दो बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएगी स्टोरी, ठीक है, और स्टार्टिंग अगर अच्छा होता है तो एंड भी अच्छा होता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप 2-3 पटकनी गिर जाओगे तो फिर तो पूरी जिंदगी पूरे चैप्टर में तो फिर वही गिरते पड़ते ही चलोगे आगे। इसीलिए ना स्टार्टिंग में ये ढंग से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ताकि बाद में ना कहीं से भी किसी पॉइंट में कोई दिक्कत ही ना हो। इसीलिए सारी चीजों को ध्यान से सुनना। मैं इसको रब करता हूँ सारा। देखो यहाँ पर बच्चों, अभी तक मैंने क्या बताया था तुम्हें, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के बारे में, कि हाँ कौन अट्रैक्ट करता है कौन रिपेल करता है। ग्लास रॉड प्लास्टिक के साथ अट्रैक्टिव होता है, प्लास्टिक और ग्लास, ये दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसी से ना एक वो बनता है हमारे पास ना, ऐसे ही साइंटिस्टों ने फिर जैसे ये बिहेव कर रहे थे, तो फिर इसी को देखते हुए साइंटिस्टों ने और ज्यादा मैटर्स, ठीक है, मटेरियल्स वगैरह लिए और उन्होंने पेयर्स बनाए, एक दूसरे से रब कराया और फिर ये देखा कि कौन किससे अट्रैक्ट हो रहा है कौन किससे रिपेल हो रहा है, और उन्होंने फिर एक सीरीज बनाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, मैटर के, सब्सटेंस की, मटेरियल के एक सीरीज बनाई, और उस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जो सब्सटेंस सबसे ऊपर था, मतलब अपने ऊपर था, अगर जो सब्सटेंस अगर अपने ऊपर है और अपने नीचे वाले से, वो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और जो उसके नीचे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ऐसे ही फर्दर एंड सो ऑन तक वो चीज चलती रहती है। यहाँ पर मैं सीरीज को लिख दूंगा, सीरीज को ज्यादातर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन ये चीज पता नहीं होगी तो क्लियरिटी भी नहीं आती। तो मैं सीरीज यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सीरीज को एक बार पढ़ लेना। फर्स्ट है यहाँ पर फर, सेकेंड है फ्लैनल, थर्ड है सीलिंग वैक्स, फोर्थ है, दिख रहा है सीलिंग, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सेवंथ है सिल्क, एट्थ ह्यूमन बॉडी, नाइन्थ वुड, 10th metal,
11 रबर, 12 रेजिन, रेजिन का मतलब होता है प्लास्टिक ही होता है, ठीक है। 13 एम्बर, 14 सल्फर, 15 इबोनाइट रॉड, ये भी ब्लैक कलर का होता है, ग्रेफाइट टाइप का ही होता है ये भी, ठीक है। और 16 गुट्टा पर्चा, ये भी एक तरह का मटेरियल है। देखो यहाँ पर ये एक मैंने सीरीज लिखी है जिसमें फर, फ्लैनल, सीलिंग रैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर, इबोनाइट रोड और गुट्टा पर्चा, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स हो गए। अब यहाँ पर विच मटेरियल नोट है, यहाँ पर एक which substance earlier, which substance occur earlier, this will be positive and later will be negative, ठीक है। Which substance occur earlier, जो substance पहले आता है वो पॉजिटिव होगा, and later will be negative, जो उसके बाद आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल से फर्स्ट मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट हमने दो सब्सटेंस लिए, कोई मान लो एक हमने एम्बर ले लिया, एक हमने ले लिया ग्लास। अब इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? ग्लास, कौन आना पहले? ग्लास पॉजिटिव होगा ये, और उसके बाद सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पर 13 पे से। मतलब क्या है कि अगर मैं एम्बर और ग्लास को रब करता हूँ तो ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये चीजें आपको सोचोगे कि क्यों जरूरी है, हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है इन चीजों को? ठीक है, पढ़ने की जरूरत इसलिए है, आगे मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगेगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉन गया। छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि तुमने केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, ये सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2, 8, 1। एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर अपनी बैलेंस बनाएगा वो तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बना देगा? पॉजिटिव। क्या बना देगा? पॉजिटिव। ये तो मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, वैसे याद रखने के लिए यूज मत करना कहीं इस चीज को यूज करने लगता हूँ। इसका एक अलग तरीका बताऊंगा, लेकिन चीजें ना एक ही पैटर्न से चलती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ देखो सोडियम में 2, 8, 1, एक लॉस करा तो यहाँ पर पॉजिटिव। क्या लॉस करा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, तो लॉस करेगा तो पॉजिटिव, तो मतलब ग्लास पॉजिटिव है तो क्या लॉस करा होगा इसने? इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा तभी पॉजिटिव है, और ये इसने क्या करा होगा? इसने लॉस करा तो इसने उस चीज को गेन कर लिया। टोटल क्या है अभी भी? टोटल कंजर्व है इसका मतलब। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, और अगर मैं उसको 1 रुपये देता हूँ तो मेरे पास 9 रुपये और उसके पास 1, स्टार्ट सम 10, अभी भी 10 ही होगा सब। मैंने 2 रुपये दे दिए, ठीक है, तो मेरे पास 8 रुपये बचे और उस पर कितने बचे? 2, 8 और 2 10, मतलब कंजर्व रहेगी। तो चार्ज भी हमेशा कंजर्व रहता है। कभी भी कोई भी चीज, हर चीज कोई कंजर्वेशन को फॉलो करती है। अब ये है यूनिवर्स में कोई भी चीज पहले से चार्ज रही है, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। पूरे यूनिवर्स में
ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल है। और कोई भी चीज अगर चार्ज होती है तो उसमें से कोई चीज चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो निकल के कहीं दूसरी जगह पे चला गया, इस वजह से उसके पास चार्ज आया है। ठीक है, तो ये नहीं कि वो चीज ऑटोमेटिक चार्ज बनेगी, एवरीथिंग इज बट न्यूट्रल, एटम्स भी न्यूट्रल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज बताई। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, सिल्क और बॉडी। सिल्क, सिल्क का है बॉडी, ठीक है। अब हम सिल्क को बॉडी से रब करेंगे तो बॉडी नेगेटिव और सिल्क पॉजिटिव, मतलब सिल्क इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। अब ये नहीं है कि हाँ बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है तो आप 2-3 सिल्क के कपड़े बॉडी पे रगड़ दो तो बस उसका मोटापा बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो जाए तब जाके कितना चार्ज बनता है और कब तक बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत स्मॉल चीज है, बहुत छोटी क्वांटिटी, ठीक है, माइक्रो। अब यहाँ पर सिल्क और ये आ जाएगी बॉडी, सिल्क और बॉडी। अब आपको पता लग गया होगा यहाँ पर सारी चीजें, इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि फर्म प्लैनेट इन सब में से कोई भी चीज अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और उसके फर्दर नीचे आने वाली चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। दैट्स इट, इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। आगे और आगे आपका टॉपिक बनता है इसके अंदर चार्ज। अब मैं ये बताऊंगा कि यहाँ जी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव और अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है और प्रोटॉन कौन गेन कर रहा है और कौन लॉस कर रहा है। ठीक है, ये भी चीज अब मैं बताऊंगा इसके बाद। मैं इसको ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आप आगे, अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बताते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है इस पे ऐसे, ध्यान से समझना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ये एक एटम है। सबसे पहले कोई भी अगर एटम होता है, एटम वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब चार्ज नहीं होने का मतलब होता है कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, उसमें क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट इज व्हाट, क्वांटिटी सेम होगी। अब सेम हम इसके अंदर एक चीजें देखते हैं, कैसे, अगर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 चार्ज है इसमें और 1 3 पॉजिटिव है। सम क्या है इसका, सम बताओ, 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। अगर मैं इसको सम करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट क्या देता है, ये 0 देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं इसमें से, ऐसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अब हम देखते हैं दोबारा से इसकी काउंटिंग, 1 2 3, ठीक है, 1 2, यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन गया। इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा क्या आया, +1। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला तो इस पे क्या जाएगा, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल कि अगर मैं काउंट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जैसे एक रूम है, क्लास चल रही है, 50 बच्चों की क्लास है,
और जब मैं वापस आया तो 50 में से 40 बच्चे बैठे हुए थे। सपोज करो कुछ बच्चे मतलब चले गए, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोन। यहाँ पर कितने बच्चे चले गए हमें पता नहीं। अब देखो यहाँ पर कैसे देखेंगे हमको, मैं यहाँ पर एम्प्टी स्पेस जो भी वहाँ पर मुझे दिख रहा है मैं उसको काउंट कर लूँगा, बस मुझे पता लग जाएगा कि हाँ इतने बच्चे चले गए। ठीक है, ऐसे इसलिए यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एम्प्टी स्पेस तो इलेक्ट्रॉन में एटम्स में दिखेगा नहीं पहली बात। तो यहाँ पर आपको चार्ज क्वेश्चंस के अंदर चार्ज गिवन होगा, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वांटाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में चीजें मैं सिखाऊंगा तो कैसे होता है खाली जगह जो एम्प्टी स्पेस होता है कैसे, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं सारी चीजें। और स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। नहीं तो ये टॉपिक जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये सारा टॉपिक 15 से 20 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, जो इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर यही थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते डायरेक्ट मुझसे। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है, अपने डाउट्स आपके अंदर ही रह जाएंगे और वो क्लियर नहीं होंगे तो कभी भी कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्लो पढ़ाऊँ और कम से कम दिक्कत आए। ठीक है, उस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, स्लो और स्लो एंड स्टेडी, हाँ विन द रेस वॉन्ट बी लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसलिए इन चीज़ों को दोबारा से इजीली प्यार से समझाता हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर दोबारा एक पॉजिटिव नेगेटिव निकला तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। कितना आया यहाँ पर 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। अब हमने इसको क्या करा, अब हमने इसमें से एक प्लस बाहर से लेके आए और ऐड कर दिया। छोड़ो, हम तो इलेक्ट्रॉन के साथ खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके पॉजिटिव को लेके नहीं आते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम एक लेके आए, इलेक्ट्रॉन्स को लेके आए और हमने ऐड ऑन कर दिया। इसमें ऐड ऑन करा तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब काउंट करो 1 2 3 4 5, नेगेटिव कितने हो गए 5 हो गए, पॉजिटिव 4, आंसर -1। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके चिपक जाता है तो नेगेटिव चार्ज कर देगा और उसमें से अगर निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज कर देगा। कैसे, न्यूट्रल बॉडी को कर रहा है। ठीक है, पहले से चार्ज नहीं था उसमें। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, ठीक है, ये क्या बताया था, सोडियम वाला। दोबारा से 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है पॉजिटिव, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव। सपोज कर लो कोई भी मटेरियल एक्स है और उसके आउटर मोस्ट में 7 है, तो एक ले लेगा वो बाहर से तो नेगेटिव बना देगा वो कोई भी एक्स है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव और दे देगा तो पॉजिटिव। ठीक है, देने पे पॉजिटिव और देने पे नेगेटिव, लेन देन की बात होगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही बातें करी और इसके बाद जो पॉइंट आता है ये नेगेटिव पॉजिटिव समझना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो मास इसका क्या हुआ, मास लेस हो गया, क्योंकि इस बॉडी के अंदर से कुछ पार्ट बाहर निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव अ डेफिनेट मास, इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है, इस वजह से उसका मोल मास। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो मोर मास और लेस मास। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं पहले इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपका एक नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट हो गया। और नोट पॉइंट जब भी मैं लिखवाऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ों को समझने के लिए। क्वेश्चन नहीं आता है,
is mass of the body is affected on charging. Is mass of the body is affected on charging. क्या चार्ज करने में बॉडी का मास अफेक्ट होता है? तो मैं अभी मैंने बताया तुम्हें। कैसे बताया? यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनिट मास। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, ठीक है, पास से दिखता नहीं मुझे थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनिट मास, और आंसर इसका आएगा यस, क्योंकि अगर एक ग्लास रॉड है और एक प्लास्टिक रॉड है, ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड, अगर ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा अगर हमने इन दोनों को रब करा। क्या? रब कर दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में किसके अंदर? प्लास्टिक रॉड में। किससे? ग्लास रॉड से। तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, लिखोगे लेस मास, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इतना ही मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, आज का तो पूरा इंट्रोडक्शन ही था, थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में, वो आएगा क्वांटाइजेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे इजी होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिख दूंगा न्यूमेरिकल्स, आप बोर्ड से कॉपी में नोट करना है और उनको पहले खुद अटेम्प्ट करना है पॉज करके। दो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और दो न्यूमेरिकल तुम्हारे होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।